तो एनसीईआरटी बुक का 1.5 का टॉपिक आदर्श एवं अनादर्श विलयन। वैसे तो इनमें अक्सर अंतर आता है एग्जाम में, लेकिन अकेले अकेले भी आ सकता है। तो ये समझेंगे कि आदर्श विलयन क्या कहलाता है और अनादर्श विलयन क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो द्रव द्रव के विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन में वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे विलयन के प्रकार पहले भी पढ़ चुके हो, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन पढ़ चुके हो, या फिर ऐसे द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन और ठोस विलयन भी पढ़ चुके हो। वो अवस्था के आधार पर था, है ना, वो सांद्रता के आधार पर था, संतृप्त और असंतृप्त। और यहाँ पर अब किसके नियम के आधार पर? राउल्ट नियम के आधार पर कितने तरह के विलयन हो गए? आदर्श और अनादर्श। तो तीनों समझ में आ गए। फिर से बात करते हैं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन में हो जाओगे। पूछ दिया विलयनों के प्रकार बताइए, तो आप बोलोगे कि यार मैं कौन सा वाला लिख दूं। तो अवस्था के आधार पर कितने विलयन? 3, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन। और उसके भी 3 प्रकार होते हैं, तो कुल मिला के 9 हो जाते हैं अवस्था के आधार पर। फिर सांद्रता के आधार पर, माने विलय की मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 2, संतृप्त और असंतृप्त। वैसे अति संतृप्त भी होता है, पर अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर राउल्ट नियम के आधार पर कितने हो गए? 2। कौन कौन से? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो सीधा क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन क्या होता है? तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, वो विलयन क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसके पहले राउल्ट का नियम पढ़ चुके हो कि जो वाष्पशील विलयन होता है उसमें विलायक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। या प्रत्येक घटक भी लिख सकते हो, यदि दोनों के वाष्प दाब बनते हैं तो प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि ऐसे विलयन हैं जिसके वो मोल अंश के समानुपाती हो, माने राउल्ट नियम का पालन करता हो, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। ठीक है, तो खाली स्थान में भी पूछ देता है। वे विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं खाली स्थान विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को समझते हैं। वैसे शर्त में ये भी है, पहली शर्त तो यही है जो इसी में लिखा है कि विलयन किसका पालन करे? राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। एंथैल्पी को डेल्टा एच से लिखते हैं और इसका परिवर्तन का मान कितना हो गया? शून्य। एच माने एंथैल्पी और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो ये एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो। अब एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब क्या है? यदि हम विलयन में कोई चीज़ मिलाएं तो ना तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो और ना ही ऊष्मा का अवशोषण हो। जैसे मान लो चूना का पत्थर ले आते हो और उसको पानी में मिला देते हो तो पानी गर्म होने लगता है, माने उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा। अमोनिया वगैरह मिलाओ तो ठंडा होने लगता है। तो इसके मिलाने से कहना चाहिए ऊष्मा या तो निकल रही है या क्या हो रही है? अवशोषित हो रही। जिसके मिलाने से ऊष्मा का ना उत्सर्जन हो और ना ही क्या हो? अवशोषण हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो एंथैल्पी का मतलब क्या है? शुद्ध अवयवों को आपस में मिश्रित करने पर ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि उसका एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आयतन परिवर्तन का मतलब ये है कि यदि आपने 10 ml कोई चीज़ मिलाया और किस में मिलाया? 100 ml में, तो यहाँ पर ये कुल कितना बना? 110 ml विलयन बना। अब इसका विलयन ना तो ज़्यादा हो और ना ही क्या हो? कम हो। कभी कभी कुछ अणु आपस में मिल जाते हैं तो आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कभी कभी जो है अलग हो जाते हैं तो आयतन क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो जब आयतन एक जैसे ही रहे तो हम उसे बोलेंगे कि ये कैसा विलयन कहला गया? आदर्श विलयन।
माने दो चीज़ों को मिलाने पर आयतन में ना तो वृद्धि हो और ना ही क्या हो, कमी हो, आयतन परिवर्तन शून्य हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आदर्श विलयन। जैसे मान के चलते हैं यदि यहाँ पर 100 ml का पानी है, वैसे मैं ठोस के लिए बता रहा हूँ पर यह द्रव द्रव के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें जो है 50 ग्राम शक्कर मिला दो तो ये 100 ml का 110 ml हो जाएगा क्या? घुल के पानी बढ़ जाता है, गिलास में ऊपर चढ़ जाएगा पानी क्या? कहाँ गया शक्कर? उसका कोई आयतन नहीं है क्या? वो अणुओं के साथ इस तरह से मिल जाती है कि पूरा वो 100 ml का क्या बनता है, वजन बढ़ सकता है पर आयतन कैसा रहता है, वही का वही रहता है। तो वही चीज़ है कि यदि दो विलयनों को हम मिलाते हैं तो उसके आयतन में ना तो वृद्धि होना चाहिए और ना ही कमी होनी चाहिए, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन। तो इसको लिखे हैं डेल्टा V बराबर 0, माने आयतन परिवर्तन का मान क्या है, शून्य है। इसका शब्द बनाएंगे तो क्या हुआ, आयतन परिवर्तन का मान क्या है, शून्य है। तो यही चीज है, विलयन का कुल आयतन दोनों अवयवों के अलग अलग आयतनों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर। मिश्रण बनाने पर आयतन ना तो घटता है ना बढ़ता है। तो जैसे विलयन का कुल आयतन कितना है 110, अलग का ये क्या है 10 और ये कितना है 100, तो 110 ही होना चाहिए, तो 110 बराबर है। इनका योग कर दें और विलयन के आयतन का योग करें तो दोनों कैसा होना चाहिए, बराबर। मतलब वहां पर आयतन परिवर्तन क्या है, शून्य है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आदर्श विलयन क्या होते हैं और इसकी शर्तें लिखिए, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते, आदर्श विलयन। शर्तें क्या है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है वो भी लिख दोगे। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है, आयतन परिवर्तन का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब आदर्श विलयन क्यों बनते हैं, क्या कारण है, तो इसका कारण जानते हैं इसमें। चलिए, तो आणविक स्तर का कारण देखते हैं। सबसे पहले देखो, विलयन में दो चीजें हो सकती हैं। जो शुद्ध अवयव होते हैं तो उसमें आंतराणविक आकर्षण अन्योन्य क्रिया को हम क्या मानते हैं, ए का मतलब विलायक का अणु विलायक के अणु से जुड़ा हुआ है। और यहां पर क्या है, ये क्या कहलाए, विलेय का अणु विलेय के अणु से आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, वैसे जल का अणु तो अलग होता है पर आपस में जुड़ जुड़ के पास पास आकर के वो पानी का निर्माण कर देते हैं, है ना। तो ऐसे यदि मैं यहाँ पर देखूं पानी का अणु और ये पानी का अणु, उनका आकर्षण बल है, और जो बी है वो क्या है, विलायक का कहला गया, विलेय का कहला गया। समझ में आ गया। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये वाला आकर्षण बल अन्योन्य क्रिया किसकी है, विलायक की, और ये वाली क्या है, विलेय की। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को क्या करें, मिला दें। माने हम क्या बना रहे हैं, द्विअंगी विलयन। जब दो अवयव मिले हों विलयन में तो क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो उनमें अन्योन्य क्रिया ए बी प्रकार की उत्पन्न होती है। माने ए वाला अब कनेक्शन किससे बना लेता है, ये बी वाले से, और ये वाला भी किससे कनेक्शन बना लेता है, बी वाले से। अब ये क्या बन गया, ए बी, है ना। तो ये जब बनाते हैं तो इनका जो आकर्षण बल है, जितना ए के बीच का है, जितना बी के बीच का है, उतना ही ए बी के बराबर का होना चाहिए। जैसे मान लो यहां पर आकर्षण बल मान लेता हूं कि 10 न्यूटन का है, न्यूटन में नहीं होता और कम होता है पर न्यूटन मान लेता हूं। इसका जो है ये भी कितना है, मान लो 10 न्यूटन का। ए के बीच का कितना है, 10 न्यूटन का। बी के बीच के क्या है, 10 न्यूटन का। तो यदि ए बी बनेगा तो उनके बीच का भी कितना होना चाहिए, 10 न्यूटन का। मतलब यह है कि जितना आकर्षण बल विलेय का है उतना आकर्षण बल विलायक का है, तो विलेय और विलायक का आकर्षण बल भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो कैसा विलयन बना देते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे मान के चलो कि एक साइड में 1 किलो वजन रखा और दूसरे तरफ में शक्कर 1 किलो तौल कर रख दिया। फिर मैं शक्कर के बाद दाल तौड़ करके रख दिया। अब शक्कर और दाल को भी मैं यदि रखूं, समझे मेरी बात, तो वो दोनों का मान कितना होगा, बराबर होगा। बस यही हाल यहाँ पर भी है। यदि हम विलेय का आकर्षण बल देखें, विलायक का आकर्षण बल देखें और दोनों को मिलाने के बाद उनके बीच का आकर्षण बल देखें, सभी का आकर्षण बल कैसा होगा, समान होगा। तब वो क्या बनाएगा, आदर्श विलयन बनाएगा। तो बोल लोगे आदर्श विलयन क्या कहलाया गया, है ना। क्या क्या शर्तें हैं, राउल्ट के नियम का पालन करें और एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो और आयतन परिवर्तन शून्य हो। ये क्यों होता है, यदि ए
एक घटक है, बी बी 2 घटक है, इनके बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है ना, यदि ए और बी मिलने के बाद समान हो तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, आदर्श विलयन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आदर्श विलयन के उदाहरण को समझ लेते हैं कि आदर्श विलयन कौन कौन से। ठीक है, वैसे 100% आदर्श विलयन कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। ठीक है, पर लगभग 99.9% को हम मान लेंगे कि वो कितना है, ये 100% हो गया। ठीक है, तो आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन निम्नलिखित विलयन लगभग आदर्श व्यवहार करते हैं। जैसे एन हेक्सेन है, एन का मतलब समझते हो, नॉर्मल हेक्सेन जिसमें शाखाएं ना हो, सीधी श्रृंखला वाले में जो क्या लगता है, एन लगता है ना। और ये सीधी श्रृंखला का हेक्सेन है और सीधी श्रृंखला का ये क्या है, हेप्टेन है। ये दोनों चीज हैं। यदि इन दोनों द्रवों को हम, ये द्रव अवस्था में है, यदि हम दोनों द्रव को मिला दें तो इससे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आदर्श विलयन। इसका मतलब ना तो एंथैल्पी परिवर्तन होगा ना आयतन परिवर्तन होगा, ये राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। जिसके बीच का जो आकर्षण बल होगा, इसके बीच के आकर्षण बल होगा और दोनों को मिलाने के बीच का आकर्षण बल होगा, वो सभी का क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसी तरह से ब्रोमो एथेन है और क्लोरो एथेन है ना, इनका विलयन भी कैसा विलयन बनाएगा, आदर्श विलयन। और बेंजीन है और टॉल्यून है, इनका भी क्या बनता है, आदर्श विलयन। अब इसके प्रश्न को देखते हैं, परीक्षा में जब आता है तो कैसे कैसे आ जाता है। सिंपल सा पूछ दिया, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इसके शर्त और उदाहरण लिखिए। ठीक है, दूसरे तरह से खाली स्थान में पूछ लिया या ऑप्शन में पूछ दिया कि निम्न में कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है। अब आपको बहुत सारे उदाहरण देगा, उनमें लिख दिया बेंजीन और टॉल्यून, और दूसरे भी दे दिया तो आपको बेंजीन और टॉल्यून को कर देना कि ये आदर्श विलयन का उदाहरण। ऐसे छोटे बड़े क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है,